मेरी कहानी शुरू होती है एक साधारण नौकरी से जो मैंने हाल ही में शुरू की थी। यह नौकरी एक नाइट शिफ्ट ऑपरेटर की थी, जहां मुझे एक पुराने कॉल सेंटर की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करनी होती थी। काम आसान था, बस कैमरों पर नजर रखना और कुछ भी संदिग्ध होने पर रिपोर्ट करना। मुझे लगा था कि यह नौकरी मेरे लिए परफेक्ट होगी। कॉल सेंटर की यह बिल्डिंग शहर के बाहरी इलाके में थी। चारों तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। बिल्डिंग के आसपास कोई आबादी नहीं थी, बस एक खाली मैदान जिसे लोग खूनी मैदान कहते थे। मैंने इस नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह बस एक और कहानी लग रही थी जो गांव वाले पुराने समय से सुनाते आ रहे थे। पहले दिन जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो मेरे साथ गार्ड सुरेश था। सुरेश उम्र में मुझसे काफी बड़ा था और उस बिल्डिंग में पिछले कई सालों से काम कर रहा था। उसने मुझे सारी बिल्डिंग दिखाई, ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक, और फिर मुझे सीसीटीवी मॉनिटर के कमरे में ले गया। यहां से पूरे बिल्डिंग और आसपास का इलाका दिखता है, उसने कहा। मैंने कमरे का मुआयना किया। एक बड़ी स्क्रीन पर 16 कैमरों की लाइव फीड दिख रही थी। ये कैमरे बिल्डिंग के हर कोने को कवर करते थे। लॉबी, सीढ़ियां, छत, पार्किंग और बिल्डिंग के पीछे का वह पुराना मैदान भी। यह मैदान हमेशा खाली रहता है, सुरेश ने बताया, लेकिन लोग कहते हैं यहां अजीब चीजें होती हैं। मैंने उसे टालते हुए कहा, अजीब चीजें मतलब? कुछ भी कह नहीं सकते, बस ये जगह ठीक नहीं लगती। मैं हंस दिया। अरे सुरेश भाई, ये सब डराने वाली कहानियां हैं, मैंने भी बहुत सुनी है। सुरेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। पहली रात सब सामान्य थी। मैंने कैमरों पर नजर रखी, कुछ समय मोबाइल पर वीडियो देखे और फिर रिपोर्ट्स फाइल की। कुछ खास नहीं हुआ। रात के करीब 3 बजे मैं थोड़ा ऊँघने लगा। तभी अचानक कैमरा नंबर 9 की स्क्रीन पर हलचल हुई। यह कैमरा मैदान के एक कोने को दिखा रहा था। मैंने ध्यान से देखा। स्क्रीन पर एक छाया सी दिख रही थी। यह क्या है? मैंने खुद से पूछा। मैंने डीवीआर को रिवाइंड किया और देखा कि वह छाया अचानक प्रकट हुई थी। यह किसी इंसान की आकृति जैसी लग रही थी, लेकिन उसका आकार पूरी तरह असामान्य था। मैंने सुरेश को इंटरकॉम पर बुलाया। सुरेश भाई, मैदान में कोई है, एक बार जाकर देख लो। सुरेश तुरंत टॉर्च लेकर निकला। मैंने मॉनिटर पर उसे देखते हुए इंतजार किया। वह मैदान के कोने तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां तो कुछ नहीं है साहब, उसने कहा। ठीक है, वापस आ जाओ। दूसरी रात जब मैं ड्यूटी पर आया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे का माहौल भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात के करीब 2 बजे मैं मॉनिटर पर नजर रख रहा था। कैमरा नंबर 9 की फीड पर फिर से हलचल हुई। इस बार वहां सिर्फ एक छाया नहीं थी, वहां कुछ और था। एक महिला जैसी आकृति दिख रही थी। वह जमीन पर झुकी हुई थी, जैसे कुछ उठा रही हो। उसका चेहरा स्क्रीन से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं। मैंने डीवीआर पर रिकॉर्डिंग चालू की और स्क्रीन पर नजर जमाए रखी। आकृति कुछ समय तक झुकी रही, फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। यह क्या हो रहा है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सुरेश को फिर बुलाया। सुरेश भाई, मैदान में फिर से कोई दिख रहा है, एक बार और देख लो। सुरेश झल्लाते हुए बोला, साहब वहां कोई नहीं होता, आप डरने की बात मत करो। लेकिन मैंने उसे जाने को कहा। इस बार जब सुरेश मैदान में पहुंचा तो उसने मुझसे कहा, यहां अजीब सी बदबू आ रही है। कैसी बदबू? जैसे सड़ी हुई चीजों की। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन मैंने सुरेश से पूछा, यह मैदान को खूनी मैदान क्यों कहते हैं? सुरेश ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उसने बताया, सालों पहले यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक किसान परिवार इस जमीन पर खेती करता था। कहते हैं कि जमीन की वजह से परिवार के बीच झगड़ा हुआ और एक रात उन सभी को मार दिया गया। किसने मारा? कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि परिवार के ही किसी सदस्य ने सबको मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। तब से इस जगह को खूनी मैदान कहते हैं। मुझे लगा कि यह बस एक कहानी है जो सुरेश ने मुझे डराने के लिए गढ़ी होगी, लेकिन मन के एक कोने में यह कहानी घर कर गई थी। तीसरी रात जब मैं ड्यूटी पर था तो मुझे सीसीटीवी कैमरों में और अजीब चीजें दिखने लगी।
कैमरा नंबर 9 की फीड बार बार झिलमिला रही थी। रात के करीब 3 बजे मैंने देखा कि मैदान के कोने में एक आकृति खड़ी थी। यह वही महिला थी जो पिछली रात दिखी थी। इस बार वह कैमरे की तरफ देख रही थी। मैंने सुरेश को फिर बुलाया। सुरेश भाई जल्दी आओ। वह दौड़ता हुआ आया। अब क्या हुआ साहब? देखो, कैमरा नंबर 9 पर। सुरेश ने स्क्रीन देखी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। साहब, आप ज्यादा काम कर रहे हो, आराम करो। लेकिन जब सुरेश बाहर गया तो मैंने देखा कि वह आकृति फिर से स्क्रीन पर थी। इस बार वह और करीब आ गई थी। उस रात के बाद मेरा दिमाग अशांत था। मेरे मन में बस वही अजीब आकृति और वह मैदान घूम रहा था। क्या मैंने सच में कुछ देखा था या यह मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन डीवीआर रिकॉर्डिंग ने इस संभावना को खारिज कर दिया। मैंने रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा और वह आकृति साफ साफ नजर आ रही थी। अगले दिन जब मैं फिर ड्यूटी पर पहुंचा तो सुरेश बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ सुरेश भाई, ठीक लग नहीं रहे हो? उसने सिर झुका लिया और बोला, साहब, मैं आपसे एक बात छुपा रहा था। वह मैदान सच में ठीक नहीं है। यहां कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब? पिछले कुछ सालों में यहां कई बार अजीब चीजें हुई हैं। रात को लोग चीखें सुनते हैं और कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को देखा है। मैंने सुरेश को ध्यान से देखा। वह मजाक नहीं कर रहा था। और यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि जो लोग यहां ज्यादा सवाल करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस दिन मेरी छुट्टी थी, लेकिन मैदान और उसकी कहानियां मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। मैंने फैसला किया कि मैं इस बिल्डिंग और मैदान का इतिहास पता लगाऊंगा। मैंने आसपास के गांव में कुछ लोगों से बात की। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन जब मैंने उनसे जोर देकर पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं। यह जगह पहले एक कब्रिस्तान थी, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कब्रिस्तान? हाँ, यह जमीन अंग्रेजों के समय की है। यहां कई निर्दोषों को फांसी दी गई थी। एक और व्यक्ति ने बताया, इस जमीन पर खून बहा है कई बार, और जब खून बहता है तो आत्माएं चैन से नहीं रहती। उस रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो मेरा ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। मैंने सुरेश से कहा, तुम अपना ध्यान रखना। अगर कुछ भी अजीब हो तो तुरंत मुझे बताना। रात के करीब 2 बजे कैमरा नंबर 9 की स्क्रीन फिर झिलमिलाने लगी। मैंने डीवीआर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इस बार वह महिला आकृति कैमरे के करीब आ गई थी। मैंने सुरेश को बुलाया। देखो सुरेश भाई, अब तो तुम भी इसे देख सकते हो। सुरेश ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही है। मैं इसे पहले भी देख चुका हूं। पहले? और तुमने मुझे नहीं बताया? साहब, मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन अब यह सच है। मैंने फैसला किया कि मैं उस मैदान में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। सुरेश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। साहब, आप वहां मत जाओ, यह जगह खतरनाक है। लेकिन मैं ठान चुका था। मैंने टॉर्च और अपने फोन का कैमरा लिया और मैदान की तरफ बढ़ गया। बाहर का सन्नाटा भयानक था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। मैदान में पहुंचते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, मेरे सामने वही महिला आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखें गहरी काली और खाली थीं। उसने अपनी काली साड़ी के पल्लू को अपने सिर पर कसकर बांधा हुआ था। मैं पूरी तरह से डर के मारे जड़ हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? उसने धीमी भयानक आवाज में पूछा। मैं उस महिला आकृति से जो ही टॉर्च की रोशनी हटाकर भागने के लिए पलटने वाला था, उसकी आवाज फिर गूंजने लगी। यह आवाज मुझे भीतर तक कंपी से भर देती थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो मुझे नहीं पता था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी तीव्र और गहरी हो गई थी। मैंने कड़ा साहस जुटाया और कहा, तुम कौन हो? क्यों तुम यहां खड़ी हो? वह शांत रही, कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें जो पहले खाली और काली थीं,
अब उनमें एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैंने फिर से अपनी टॉर्च को उसकी तरफ घुमाया और इस बार मेरी नजरें उसकी आंखों पर थम गईं। उन आंखों में गहरी पीड़ा और बेबसी थी, जैसे वह किसी भयानक कशमकश से गुजर रही हो। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, मैं बुदबुदाया। लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ी रही, जैसे कोई दीवार हो। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या यह वही महिला है जिसकी आत्मा इस जमीन में बसी हुई है? क्या यह वही आत्मा है जिसे लोग खूनी मैदान कहकर डराते हैं? क्या यह महिला वह किसान की पत्नी है जिसकी मौत इस जमीन पर खून के सागर में हुई थी? आखिरकार मैंने खुद को साहस दिया और कहा, तुम क्या चाहती हो? उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं जानते कि यहां क्या हुआ है। तुम नहीं जानते कि इस जमीन पर क्या बीती है। उसकी बातें मेरे दिल में गहरे उतर रही थीं, जैसे कोई पुरानी भूली हुई कहानी जिसे मैं कभी नहीं जान पाया। वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। मैं सिहरते हुए मैदान से भागा। जैसे ही मैंने बिल्डिंग के पास कदम रखा, सुरेश मुझे घबराया हुआ सा दिखा। साहब, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने उस महिला को देखा? सुरेश ने मुझसे पूछा। हाँ सुरेश, मैंने देखा, और यह सच है कि कुछ गड़बड़ है। वह महिला कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह कुछ कह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तुम समझ नहीं पाएंगे साहब। वह महिला, वह कोई और नहीं बल्कि उसी किसान परिवार की पत्नी है, सुरेश ने कहा। मेरे चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम भी जानते हो इसके बारे में? सुरेश ने मुझे बिठाया और बोला, यह जो जमीन है, पहले यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में वह महिला, उसकी छोटी बेटी और पूरा परिवार मारा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका खून किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदारों ने किया था, और वह परिवार की आत्माएं अब तक इस जमीन पर भटक रही हैं। क्या? यह तो बहुत डरावनी बात है, मैंने कहा। यह डरावनी तो है, लेकिन सच है। वह महिला आत्महत्या नहीं कर पाई थी, और उसी वजह से उसकी आत्मा इस जगह पर फंसी हुई है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक यहां अजीब घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन हम उस आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं? मैंने पूछा। बस एक तरीका है, सुरेश ने कहा। तुम्हें उस महिला के आत्मा से माफी मांगनी होगी। सुरेश की बातों ने मेरी सोच को उलझन में डाल दिया। क्या सच में मुझे उस महिला से माफी मांगनी होगी? क्या उसे शांति मिल पाएगी? और क्या हम इस खौफनाक रहस्य से छुटकारा पा सकते हैं? मैंने फैसला किया कि मैं उस महिला के आत्मा से माफी मांगने के लिए मैदान में जाऊंगा। मुझे यकीन था कि यही रास्ता है, लेकिन मन में डर था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। रात को मैंने सुरेश को बताया कि मैं मैदान जा रहा हूं। सुरेश ने मुझे रोकने की कोशिश की। साहब, यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम सोच समझकर कदम बढ़ाओ। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मुझे लगा कि यही वह आखिरी कदम है जिससे हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। मैंने फिर से टॉर्च और कैमरा लिया और उस भूतिया मैदान की तरफ बढ़ा। मुझे वह डर महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा साहस था। मैंने खुद से कहा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैदान में पहुंचते ही वही बदबू और सन्नाटा मुझे घेरने लगा। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई और मेरे साथ है। एक अजीब सी हवा का झोंका मुझे छूकर निकला, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। फिर मैंने वही महिला आकृति को देखा, लेकिन इस बार वह अलग थी। उसकी आंखें अब मुझसे सीधी संपर्क में थीं। वह पहले से ज्यादा शांत और गंभीर लग रही थी। मैंने गहरे सांस लेकर कहा, तुम्हें मुझसे जो कहना था कह दो। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। वह कुछ समय तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुमने जो देखा वह केवल आधा सच था। वह हत्या केवल मेरे परिवार की नहीं थी। यह जमीन ही एक शापित भूमि है। जिसने इस पर खून किया वह भी कभी शांति नहीं पाएगा। मैं चौंक गया। क्या तुम कह रही हो कि जो भी यहां आया उसे शापित कर दिया गया? वह महिला आहिस्ते से बोली, यह भूमि शापित है और इस भूमि पर खून करने वाले को उसकी कीमत चुकानी ही होगी। तभी वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने सोचा था कि जो कुछ भी उस रात मैदान में हुआ था वह केवल एक खौफनाक भ्रम था, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर अपने आसपास देखा तो हर चीज पहले जैसी लग रही थी। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। हालांकि उस रात के दृश्य मेरी आंखों से हट नहीं रहे थे।
मैं बार बार उस महिला की बातों को सोचने लगा जिसमें उसने कहा था यह भूमि शापित है। सुरेश ने मुझे उस रात के बाद कोई और जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि वह खुद भी इस रहस्य से घबराया हुआ था। उसने कहा था, साहब, तुम्हें पता नहीं है कि इस भूमि पर पिछले कई सालों से अनगिनत लोग मारे गए हैं। इस क्षेत्र में होने वाली रहस्यमय घटनाओं का पता लगाने से अच्छा है कि तुम इससे दूर रहो। लेकिन क्या मैं उस महिला की बातों को नजरअंदाज कर सकता था? क्या जो मैंने अनुभव किया था वह सिर्फ एक कल्पना थी? दूसरे दिन मैंने अपनी योजना बनाई कि इस रहस्य के पीछे जो भी कारण हो उसका पता लगाना चाहिए। मैं जानना चाहता था कि क्या सच में उस भूमि पर खून हुआ था या वह सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा थी। मैंने सुरेश से पूछा कि क्या वह मुझे उस जगह के इतिहास के बारे में कुछ बता सकता है। वह हेजिटेंट था, लेकिन अंत में उसने मुझे वह जानकारी दी जिसे मैं जानना चाहता था। यह जो जमीन है साहब, ये पहले एक पुरानी झील हुआ करती थी। ये झील किसी वजह से सूख गई और बाद में यहां खेतों का विस्तार हुआ। लेकिन जो लोग इस भूमि को अपना घर मानने आए, उनमें से बहुतों की हत्या हुई। कुछ कहते हैं कि ये खून की प्यास थी, कुछ कहते हैं कि यह किसी बहुत बड़ी त्रासदी का परिणाम था। सुरेश ने कहा, उसकी आवाज में एक डर था जो साफ तौर पर महसूस हो रहा था। क्या तुम कह रहे हो कि इस भूमि पर इतने सारे खून हुए हैं? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ साहब, और वही खून अब इस भूमि में समाया हुआ है। ये खून कभी खत्म नहीं हो सकते। और अब हर साल कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। पहले कुछ महीनों में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जैसे ही माहौल गर्म होता है, फिर से किसी के जीवन में कुछ खौफनाक हो जाता है। सुरेश की बातों ने मेरे दिल को दहला दिया, लेकिन यह था कि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मुझे यह रहस्य जानना था। मुझे उन आत्माओं के बारे में पता करना था जो इस भूमि पर घूमती थीं। यह केवल मेरा जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि मुझे लगा जैसे यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने जा रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और एक टीम बनाई ताकि हम इस भूमि के इतिहास को पूरी तरह से खंगाल सकें। हमने नजदीकी गांव के बुजुर्गों से बात की और वही कहानी हमें हर बार सुनने को मिली। यह भूमि शापित है और यहां किसी की जान बच नहीं सकती। एक बुढ़िया ने तो हमें यहां तक बताया कि इस भूमि पर कई वर्षों से कोई भी खेती करने का साहस नहीं कर पाया था, क्योंकि सबके सामने एक ही सवाल था, क्या सच में यहां कुछ ऐसा है जो इसे शापित बनाता है? मेरे भीतर जो खौफ था वह अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने खुद से कहा, मैंने पहले ही कुछ अनुभव किया है और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं था और हर कदम पर मुझे सावधान रहना था। हमने उस दिन एक कब्रिस्तान भी देखा जो अब बिल्कुल बंद पड़ा था। वहां मुझे वही महिला दिखी जो मैंने पहले रात को देखी थी। उसकी आंखों में अब कोई आक्रोश नहीं था, बल्कि गहरी पीड़ा और एक खालीपन था। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी और फिर वही सवाल पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कड़ा साहस जुटाया और कहा, हम जानते हैं कि तुम यहां क्यों हो और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि तुम्हारे इस डर को मिटा दिया जाएगा? क्या तुम सच में इसे समझते हो? मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में वह दर्द था जो शब्दों से बाहर था। मुझे लगा जैसे वह मुझे कुछ और बताना चाहती है, लेकिन वह डर और पीड़ा में बंधी हुई थी। हम उस महिला के पास खड़े रहे जब तक वह अचानक गायब नहीं हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमसे कुछ कहने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी छाया मिटी, सब कुछ और भी अजीब हो गया। रात को जब हम वापस लौटे तो वही अजीब सी हवा फिर से महसूस हुई। इस बार हवा के साथ कुछ और भी था, एक गहरी खामोशी जो हमारे कदमों को दबा रही थी। हम सब ने देखा कि दूर कहीं एक छोटा सा धुआं सा उठ रहा था, जो किसी अजीब और डरावने खतरे का संकेत दे रहा था। क्या यह वही जगह है? सुरेश ने सवाल किया। क्या हमें यहां से दूर नहीं जाना चाहिए? लेकिन मेरे अंदर का डर अब और बढ़ चुका था। मैंने उसे शांत किया। सुरेश, इस बार मैं इसे खत्म करूंगा। मुझे यकीन है कि जो हम देख रहे हैं वही इसका सही जवाब है। हम सभी उस धुएं के पास गए और वहां की स्थिति देखकर
हम सब के होश उड़ गए। जमीन पर खून के धब्बे थे और हर जगह एक खौफनाक शांति थी। यह न केवल उस महिला की आत्मा का मामला था, बल्कि यह पूरा क्षेत्र अब एक भयानक शक्ति से भर चुका था। हमने जिस भूमि पर कदम रखा था, अब वह हमारे लिए एक जेल बन चुकी थी। उस शापित क्षेत्र ने हमें अपने जाल में फंसा लिया था और मैं महसूस कर रहा था कि अब हम सभी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जिस हवा में घुले खून के धब्बे और अजीब सी शांति ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया था, वह अब हमें सच्चाई से भी अवगत करा रही थी। मुझे यह समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी इंसान के समझने से परे थीं। जैसे ही हम धुएं के पास पहुंचे, मैंने महसूस किया कि हवा में एक घना और गहरा बदलाव आ गया था। हर कदम पर हमें महसूस हो रहा था कि कुछ हमें निगलने के लिए तैयार है। उस स्थान पर जो अजीब सी खामोशी थी, वह अब और भी घातक लग रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। हम सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या था? सुरेश ने कांपते हुए पूछा। मेरे मन में जैसे अंधेरा छा गया। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी हमें दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। हम धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारी आंखें फैल गईं। सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उस पर एक नाम था, रेखा। यह वही महिला है जो हमसे मिली थी। यह उसका नाम है, मैंने चौंकते हुए कहा। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि इस भूमि पर कुछ और भी है जो हमें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वह हमें देख रहे थे। उस पत्थर के पास खड़े होते हुए एक ठंडी हवा का झोंका हमें लगा, जैसे कुछ हमारे भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह वही शापित भूमि है जिस बारे में हम सुनते आए थे? सुरेश ने फिर से पूछा, लेकिन अब उसका चेहरा कांप रहा था। उसकी आवाज में डर था जो साफ साफ महसूस हो रहा था। हाँ, ये वही जगह है सुरेश, लेकिन हम अब इसे खत्म नहीं कर सकते। ये भूमि हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, मैंने कहा, और मेरा दिल घबराया हुआ था। हमने वहां कुछ देर और रुकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, हमें लगा कि जैसे कुछ और अजीब घटित होने वाला है। रात की घना होती गई और हम सब और भी घबराए हुए थे। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी जो किसी के रोने जैसी थी। यह आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी और हमें महसूस हुआ कि यह रोने वाली आवाज महिला रेखा की थी। उसकी चीखें हमारी नसों में समाने लगी। वह कहीं से आ रही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि वह आवाज कहां से आ रही थी। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन डर और घबराहट ने हमें चुप करा दिया। तभी हमें एक और खौफनाक आवाज सुनाई दी जो कहीं से बेहद पास थी। तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? यह आवाज उतनी ही खौफनाक थी जितनी उस महिला की चीखें। हमने पलटकर देखा और जो दृश्य सामने था उसने हमें बुरी तरह हिला दिया। एक कटा हुआ चेहरा, मुरझाए हुए बाल और कांपती हुई आंखें सामने थीं। वही महिला, रेखा, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदली हुई थी। उसका चेहरा नफरत और दर्द से विकृत था और उसकी आंखों में गहरी शांति का कोई भी अंश नहीं था। तुम लोग मेरे साथ यही सजा पाओगे क्योंकि तुमने इस भूमि को नष्ट करने की कोशिश की थी। उसकी आवाज में गुस्सा था और वह धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। हमने पलटकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम उठाया, जमीन कांपने लगी। हमें लगा कि जैसे कोई शक्तिशाली ताकत हमें जकड़े हुए हो। हमारी सांसें घुटने लगी। हमने जैसे ही खुद को मुक्त करने की कोशिश की, हमें महसूस हुआ कि कोई इनविजिबल शक्ति हमें रोक रही है। ये वही ताकत थी जो इस भूमि पर बसी हुई थी, एक शक्ति जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। तुम लोग इस भूमि को छोड़ नहीं पाओगे। यह भूमि अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है, वह महिला कह रही थी, और अब वह हमारे पास पूरी तरह आ चुकी थी। हम सभी कांप रहे थे, लेकिन हमारे शरीर मानो लकवा मार गया हो। हम किसी तरह से अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से एक और बदले हुए मोड़ पर था। तभी अचानक वह महिला नजर से गायब हो गई और एक हलचल के बाद सामने एक विशाल दरवाजा खुला। यह वही दरवाजा था जो हमें उस भूमि के पिछले काले रहस्यों से जोड़े रखता था। हमने बिना कुछ कहे उस दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया।
लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे के पास कदम रखा, हमारे अंदर से एक डरावनी चीख निकली और एक भयानक अंधेरा हमारी आंखों में समा गया। ये वही काले रहस्य थे जो अब हमें खा चुके थे, और वह शापित भूमि जो कभी किसी की नहीं हो सकती थी, अब हम सबको अपनी कब्र में खींच चुकी थी।